इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरोचा तितला कुशीनगर का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास 9th का लेसन 1 साइंस देखेंगे। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं उसमें। तो देखिए, सबसे पहले आपका उसमें आता है पदार्थ आपका या द्रव्य होता है आपका, जिसे हम सब्सटेंस आर मैटर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह वस्तु है जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। एक बार और देखिए, पदार्थ वह वस्तु है जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ संघट्य या द्रव्यमान होता है। और पदार्थ या द्रव्य जो होती हैं, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसका देखिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला देखिए ठोस अवस्था, सेकंड आपका होता है द्रव अवस्था और तीसरा आपका होता है गैस अवस्था। देखिए इसमें इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट, इसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट और इसको बोलते हैं गॉस स्टेट। अब इसके बारे में समझेंगे। द्रव्य क्या है, आपको बता दिया कि द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जो कुछ न कुछ स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ संघट्य या द्रव्यमान होता है। और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सॉलिड स्टेट, सेकंड आपका लिक्विड स्टेट और थर्ड आपका होता है गॉस स्टेट। अब देखें इसमें सॉलिड स्टेट क्या होता है। आप इसकी परिभाषा देखेंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उन्हें हम ठोस पदार्थ कहते हैं। और द्रव अवस्था देखेंगे, वह पदार्थ जिनका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन आपका निश्चित होता है, उन्हें हम द्रव पदार्थ कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। और गैस अवस्था में न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी आपका ठोस, आप अगली क्लास में जाएंगे तो ठोस भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका जो होता है, एक आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस। एक आप पढ़ेंगे 11th में जाएंगे या 12th में, तो आप पढ़ेंगे ठोस के भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, देखिए कि वे ठोस जिनके अवयवी कण जो होते हैं एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और वे ठोस जिनके अवयवी कण जो होते हैं नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका कोई भी अगर कण है या कोई भी वस्तु है, जैसे अगर सिस्टम में व्यवस्थित है, ऐसे अगर कोई कण है या कोई पदार्थ है, अगर ये सिस्टम में व्यवस्थित है, तो आप जानते हैं किसी ठोस पदार्थों के बीच आपका आकर्षण बल लगता है। और वो कौन सा आकर्षण बल लगता है, आप जानते होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हम अंतरा अणु बल के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए आपके 2 कणों या 2 पदार्थों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, तो आपका ये जो है नियमित क्रम में फोर्स लगेगा, नियमित क्रम में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और ये चाहे आपका वर्टिकल में अट्रैक्शन हो, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल में आकर्षण हो, यह आपका एक नियमित क्रम में होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में आपका जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो नियमित क्रम में नहीं होता है आपका। जैसे देखिए रैंडम तरीके से होता है, जैसे आपका इधर लगा, इधर फोर्स लगा, इधर लगा, इधर लगा। इसके कण जो होते हैं व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, तो इनको हम अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके 9th में ये नहीं है सिलेबस में, ये 11th या 12th से सिलेबस में मिलेगा। तो आपके 9th में आपका है ठोस अवस्था या ठोस पदार्थ, द्रव अवस्था या द्रव पदार्थ, गैस अवस्था या गैस पदार्थ। अब हम देखेंगे, देखिए एक बार और देख लीजिए आप, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी लकड़ी को लीजिए या किसी लोहे को लीजिए, कहीं पर आप रखेंगे उसको, तो जितना उसका आयतन होगा उतना ही फिक्स होगा और उसका आकार जो होगा, शेप, जैसे जिस आकार का वस्तु लेंगे उसी आकार का आपका वस्तु होगा। द्रव अवस्था जो होता है, वे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे आपको कहीं भी आप चले जाइए स्टेशन पे, आपको एक बोतल में फिक्स आपका होता है कितने लीटर का पानी है। उस बोतल के पानी को आप कहीं भी अगर रख दें, अगर आप थाली में रखेंगे तो वो थाली के आकार का ग्रहण कर लेगा
अगर आप उसको एक जग में रखेंगे तो वो जग के आकार का ग्रहण कर लेगा, इसलिए इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। गैस पदार्थों का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आपका एलपीजी गैस सिलेंडर अगर लीकेज होता है तो उसके हम बता नहीं सकते हैं कितने आयतन में वो फैला हुआ है और कितना आकार उसका कहाँ तक उसका आकार है। तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें सबसे पहले पदार्थों का ये गुण होता है कि पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। आप याद रखेंगे पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। दूसरा गुण ये होता है कि पदार्थ जो होता है निरंतर गति करते रहते हैं, यानी पदार्थ जो होते हैं निरंतर जो होते हैं गति करते हैं, यानी गतिशील होते हैं। और तीसरा अंतर इसमें गुण याद रखेंगे इसका कि पदार्थों के बीच आपका आकर्षण बल काम करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करता है। तो आपका पदार्थों के बीच कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। इसके बाद आप देखेंगे, आप पदार्थ की अवस्थाएं 3 पढ़े थे, ठोस, द्रव, गैस। इनमें हम तुलना देखेंगे, ठोस, द्रव तथा गैसों में हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए, एक तो आप ठोस लिख लीजिए, ये द्रव हो जाएगा, ये आपका गैस हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ठोस, द्रव, गैस आपको तीनों बता चुके हैं कि ठोस आकार आयतन निश्चित होता है। तो देखिए आपका इनका हम तुलना करेंगे तो देखिए ठोस का आकार जो होता है आपका निश्चित होता है और द्रव का आकार जो होता है आपका अनिश्चित होता है और गैस का भी आकार आपका अनिश्चित होता है, ये ध्यान देंगे। इसके बाद सेकंड आपका देखिए आयतन होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका आयतन। देखेंगे कि ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और द्रव का आयतन भी आपका निश्चित होता है और गैस का न तो आकार निश्चित होता है न तो आयतन निश्चित होता है, इसलिए आपका इसका आयतन भी क्या होगा? अनिश्चित होगा। तीसरा देखेंगे, इसका हम संपीड़ितता देखेंगे। जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठोसों की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठोसों को हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं, इसलिए ठोसों की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सबसे कम होती है। द्रव की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है और गैस की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। यानी आपका ठोसों को हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं, इसलिए ठोसों का कंप्रेसिबिलिटी जो होता है सबसे कम। द्रव को हम गैस की अपेक्षा कम दबा सकते हैं, तो लिख सकते हैं गैस की अपेक्षा कंप्रेसिबिलिटी जो होती है द्रव का कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी जो होती है संपीड़ितता, सबसे ज़्यादा हम गैसों को आसानी से दबा सकते हैं, इसलिए आपका ये होता है सबसे ज़्यादा गैस का। तो आप याद रखेंगे कि किसी भी ठोस पदार्थ का कंप्रेसिबिलिटी जो होता है मोर डेंस और द्रव का जो होता है आपका गैस की अपेक्षा कम होता है और गैस का जो होता है आपका सबसे ज़्यादा होता है लिस्ट डेंस। इसके बाद आप देखेंगे चौथा, इसका आप देखेंगे तरलता। आप जानते होंगे तरलता क्या होता है, फ्लूइडिटी। तरलता क्या होता है? किसी पदार्थ को कौन पदार्थ आसानी से बह सकता है? तो आप बताइए किसी ठोस पदार्थ को हम आसानी से कर सकते हैं, बह सकता है कि नहीं? तो आपको लिखेंगे सबसे कम आसानी से बहता, सबसे कम बह सकता है आपका ठोस पदार्थ का नन होता है, ये नहीं बह सकता। गैस पदार्थ की जो होगा, ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ जो होगा गैस की अपेक्षा कम बहेगा, क्योंकि गैस जो होता है आपका उस आराम से कहीं भी फैल सकता है, आसानी से बह सकता है। तो गैसों की अपेक्षा ये कम बह सकता है, लेकिन आपका गैस पदार्थ जो है सबसे ज़्यादा इसका जो होगा फ्लूइडिटी यानी तरलता सबसे ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान देंगे कि तरलता जो होता है सबसे कम ठोसों का द्रव का गैस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है? गैस का सबसे ज़्यादा होता है। पांचवा आप देखेंगे घनत्व, डेंसिटी। घनत्व देखिए, आप जानते होंगे ठोस के घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसके कण जो होते हैं, इसके अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ठोसों का घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, लिस्ट डेंस, मोस्ट डेंस। और द्रव का घनत्व जो होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है
और गैस का घनत्व जो होता है सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे ठोसों का घनत्व जो होता है सबसे ज्यादा और द्रव का घनत्व जो होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस का घनत्व जो होता है आपका लिस्ट डेंस सबसे कम होता है। ये आपका हो गया। एक चीज और याद रखेंगे आप, विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये भी वही चीज है। विसरण की दर जो होता है आपका, सबसे ज्यादा विसरण की दर आपको पता है, फैलने की दर सबसे ज्यादा गैसों की, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है आपका ठोस का। तो ये याद रखेंगे इतना। और आप एक और चीज याद रख सकते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जो ठोस होते हैं उनके अणु पास पास होते हैं, उनके पदार्थ कण पास पास होते हैं, तो जितने कण पास पास होंगे उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। तो सबसे ज्यादा अंतरा अणुक बल, सबसे ज्यादा अंतरा अणुक बल ठोसों में लगता है, सबसे ज्यादा द्रव में अंतरा अणुक बल ठोस से कम लगता है, ठोस की अपेक्षा कम, और गैसों में जो होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सबसे कम लगता है। ये आप याद रखेंगे। तो आपने देखा ठोस द्रव गैस में तुलना, ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित और गैसों का आकार भी अनिश्चित। आयतन देखिए, ठोस का आकार आयतन निश्चित, द्रव का भी आयतन निश्चित, गैसों का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। संपीड़ितता देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी जो होती है गैसों को होती है, क्योंकि गैस को आसानी से दबा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस का, सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी आपका ठोस का, और आपका द्रव का जो होता है गैसों की अपेक्षा कम होता है कंप्रेसिबिलिटी। तरलता यानी फ्लूइडिटी जो होता है सबसे कम आपका ठोसों का तरलता होता है, और द्रव का होता है गैस की अपेक्षा कम होता है, और गैस का जो द्रव का जो होता है गैस की अपेक्षा कम होता है, और गैस का जो होता है सबसे ज्यादा होता है। याद रखेंगे आप। चलिए इसके बाद देखेंगे गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखेंगे गलनांक से ही स्पष्ट हो रहा है कि गलेगा कौन सा चीज, ठोस ही गलेगा। तो ठोस गलेगा तो किसमें बदलेगा, आपका द्रव में। और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अगर कोई चीज उबल रहा है, क्वथन जिसका मतलब होता है उबलना, और अगर उबलेगा तो पानी ही उबलेगा, और किस अवस्था में बदलेगा, वाष्प अवस्था में। तो गलनांक से मतलब है आपका, परिभाषा देखिए, गलनांक का मतलब होता है गलेगा और ठोस पदार्थ द्रव में गलेगा। तो इतना ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ के निश्चित ताप पर, किसी पदार्थ के निश्चित ताप पर या किसी निश्चित ताप पर यदि कोई पदार्थ जो होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उस पदार्थ को उसका गलनांक कहते हैं। एक बार और देखिए, गलनांक से स्पष्ट है कि गलेगा कोई भी चीज, और क्या गलेगा, ठोस अवस्था से ही द्रव अवस्था में कोई चीज गलता है। तो यहां से ध्यान देखेंगे परिभाषा, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो उस पदार्थ का हम बोलते हैं गलनांक कहलाता है, वह उस पदार्थ का वह गलनांक कहलाता है। उसी प्रकार क्वथनांक का मतलब है, क्वथनांक का मतलब उबलने से मतलब है, और अगर कोई वस्तु उबलता है तो किस अवस्था में बदलेगा, द्रव अवस्था, द्रव ही उबलेगा, और द्रव अवस्था से आपका गैस अवस्था यानी वाष्प अवस्था में बदलेगा। तो देखिए उसका भी परिभाषा सेम है, किसी निश्चित ताप पर यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, फिर से आप देखिए, किसी निश्चित ताप पर यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जिसे हम कहते हैं उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। धन्यवाद। अगला क्लास आप अगले लेक्चर में लेंगे।